एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। प्लीज़ डोंट बी जेलस डैडी का नेक्स्ट एपिसोड लेकर आई हूँ। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना एंड कमेंट करके बताना ये एफएफ कैसा लग रहा है आप सबको। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था हमारा विंग जो वांगजी को अपने पास्ट लाइफ के बारे में बता रहा था। उसने बताया कैसे जियांग फैमिली ने उसे अडॉप्ट किया था, बट उन्हें देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि वो अडॉप्ट करना चाहते थे विंग को या फिर अपने दिल से किया था। तो फिर जियांग फैमिली ने विंग को अडॉप्ट किया ही क्यों था अगर उनको किसी अडॉप्टेड सन का ज़रूरत नहीं था? तो ये सवाल जिसका जवाब आज तक विंग को नहीं मिला। खैर, अब हम आगे देखते हैं जहाँ पर वांगजी विंग को शांत करवाता है और फिर विंग दोबारा से कहना शुरू करता है। विंग कहता है, वांगजी तुम्हें पता है मैंने बहुत कोशिश किया। उस दिन से लेकर मैं बस कोशिश ही करता रहा तब तक जब तक जियांग फैमिली ने मुझे उस फैमिली से निकाल नहीं दिया। कहते हुए विंग ने एक बिटर स्माइल दिया और कहा, मैंने हर वो काम किया जिससे वो लोग मुझे अपना ले। मतलब मैं तो यही सोचता था। मेरे 5 साल की उम्र से लेकर 18 साल तक मैंने जितने भी एग्ज़ाम्स दिए हैं वो सब मैंने जियांग चंग के लिए दिया था, उसके नाम से दिया था और जियांग चंग मेरे नाम से देता था। हाँ, हर बार मैं उसे टॉप करवाता था और वो मुझे फेल करवाते करवाते पास करवाता था। वो भी शायद नहीं करवाता, लेकिन उसे पता है अगर मैं उसके साथ क्लास में नहीं उठा तो मैं उसके बदले एग्ज़ाम में बैठ नहीं पाऊँगा। इसलिए इतना मेहनत करना उसका, वरना वो मेरे लिए मेहनत कभी नहीं। फिर भी मैंने ये सब कुछ चुपचाप एक्सेप्ट किया इस लालच में कि मुझे एक फैमिली मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब मैं तुम्हें उस दिन का बात बताता हूँ। 18 साल का उम्र था। 18 साल पूरा भी नहीं हुआ था, कुछ महीने बाकी थे। जियांग चंग का बर्थडे आया। हम सब जियांग चंग के बर्थडे को मनाने के लिए गए। जियांग चंग ने मिस्टर जियांग और मिसेस जियांग से परमिशन लिया था कि उसे क्लब जाना है। यह सुनकर मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। सच कहूँ तो हमेशा दबा दबा रहता था, इसलिए मुझे क्लब इन सारी चीज़ों से कोई मतलब नहीं था और ना ही मुझे वो सब पसंद था। घर पर भी जियांग चंग ने बहुत बार छुपकर नशा किया है, अपने दोस्तों के साथ भी किया था और इन सारी चीज़ों का ब्लेम वो मुझ पर डालता था। इसलिए मुझे क्लब से और भी ज़्यादा नफरत हो गया, जहाँ पर सब नशा करने ही तो जाते हैं। लेकिन उस दिन जियांग चंग क्लब नहीं गया था, वो मुझे लेकर उस होटल में गया था। यह सुनकर वांगजी विंग की तरफ देखता है। उसे पता है विंग किसके बारे में बात कर रहा है। विंग ने थोड़ा सा रुका और कहा, होटल जाने के बाद मुझे पता चला कि जियांग चंग और उसके दोस्तों ने मिलकर यहाँ पर एक रूम बुक किया है और पार्टी उसी रूम में होने वाला है। फिर क्या, जियांग चंग मुझे लेकर उस रूम में गया जहाँ पर जियांग चंग के बहुत ही बिगड़े हुए दोस्त थे। सब मिलकर पार्टी कर रहे थे। वहाँ पर बहुत सारे अल्फाज भी थे जो मुझे बहुत अनकंफर्टेबल कर रहा था। तभी एक अल्फ़ा आगे आया और उसने मुझे ज़बरदस्ती ड्रिंक करवाया। शुक्र है कि वो नॉन अल्कोहलिक था, इसलिए मुझे कुछ भी नहीं हुआ। मुझे गुस्सा बहुत आया। मैंने उस वक्त जियांग चंग के उस दोस्त को धक्का दिया था और फिर सीधा उठ के कमरे से निकल आया। कमरे से निकलने के बाद मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ जाऊँ। क्या मुझे घर चले जाना चाहिए? यही सोचकर मैं कॉरिडोर से जा रहा था, तभी एक कमरे में मुझे दर्द से चिल्लाने का आवाज़ सुनाई दिया। मुझे लगा कोई मुसीबत में है। तब मेरा दिमाग ये कह रहा था कि मुझे जाकर देखना चाहिए, लेकिन दूसरे ही पल मुझे महसूस हुआ कि मुझे भाग जाना चाहिए। अगर कुछ ऐसा हुआ जो मुझे नहीं देखना चाहिए तो मुझे किसी झमेले में नहीं फंसना था। लेकिन फिर भी चिल्लाने का आवाज़ वो चिल्लाना भी नहीं था, कराहना था दर्द में। वो सुनकर मैं अपने आप को रोक नहीं पाया और मैं उस कमरे के सामने चला गया जिसका दरवाज़ा भी खुला हुआ था। इसलिए मैं आसानी से उसके अंदर चला गया और जाके तुम्हें देखा था, वांगजी जो चुपचाप विंग को देख रहा था। उस समय वांगजी को याद है वांगजी एक मीटिंग के लिए वहाँ पर गया था और उसे बहुत बुरी तरीके से नशे की दवाई दिया गया था। यही वजह है कि वांगजी दर्द में करहा रहा था उस वक्त और चिल्ला रहा था, विंग
जिससे लगा कि शायद कोई मेडिकल इशू है, इसलिए विंग तुरंत पानी लेकर वांग जी के पास गया था और उसे पिलाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन विंग को नहीं पता था कि ये सब और भी ज़्यादा खतरनाक हो जाएगा किसी ओमेगा के आने से। वही हुआ, सच में वांग जी का जो ट्रिगर पॉइंट है वो हिट हो गया और वांग जी ने विंग को पकड़ लिया। फिर क्या, उनके अंदर वही हुआ जो नहीं होना चाहिए था। फिर क्या, विंग को उस रात बस दर्द मिला था, दर्द के अलावा और कुछ भी नहीं। और उसे बहुत गुस्सा आ रहा था अपने नसीब पर, अपने इस फूटे हुए किस्मत पर और इस इंसान पर, मतलब वांग जी पर, जिसने उसके साथ ये सब किया था। विंग को पता है इन सारी चीज़ों का मतलब क्या है। उसे समझ में आ रहा था कि उसका ज़िंदगी बर्बाद हो चुका है, इसलिए उसे और भी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। और उसी गुस्से में विंग ने वांग जी के सर पर एक फूलदानी से मारा था बहुत ज़ोर से, और फिर वांग जी नीचे ज़मीन पर गिर गया था और उसके सर से ब्लड एकदम पूरे फर्श पे फैल गया था। विंग इतना डर गया था कि उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो तुरंत नीचे झुका और वांग जी के नाक के सामने अपना हाथ लेकर गया। उसने देखने की कोशिश किया कि ये इंसान ज़िंदा है या नहीं, लेकिन तब वांग जी बिल्कुल भी ब्रेथ नहीं ले रहा था। विंग के तो पसीने छूट गए थे, उसे लगा कि हो गया, उसका ज़िंदगी एक तो जहन्नम था ही और ऊपर से और भी ज़्यादा बर्बाद हो गया। विंग वहाँ पर बैठ गया था और वो रो रहा था अपना सर पकड़ के। फिर अचानक ही विंग को महसूस हुआ कि उसे यहाँ से भागना होगा। अगर वो यहाँ से नहीं भागा तो वो फंस सकता है, और अगर भाग गया तो फंसने का जो चांस है वो बहुत कम हो जाएगा, वो बच भी जाएगा, शायद बच सकता है। इस शायद के चक्कर में विंग वहाँ से भाग गया और वांग जी वहीं पर पड़ा था। सच में उस वक्त वांग जी के सर पर बहुत गहरा चोट लगा था और बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हुआ था, बट वांग जी मरा नहीं था। खैर, जब विंग अपने ही परेशानियों में उलझा हुआ था और डर के मारे उस कमरे से निकल आया था और वो बस जैसे तैसे घर पहुंचना चाहता था, वो अपने दिमाग में कुछ भी नहीं सोच रहा था और सामने की तरफ बढ़े जा रहा था। तभी पीछे से उसका हाथ किसी ने कसकर पकड़ लिया। जैसे ही ऐसा हुआ ना, विंग का जान निकल आया। उसे लगा कि कोई होटल का स्टाफ होगा, अब तो वो पकड़ा गया, उसे सच में अब जेल हो जाएगा और उसका लाइफ पूरा बर्बाद। ये सोचकर ही विंग को रोना आ रहा था। तभी पीछे से जाना पहचाना आवाज़ आया। वो जियांग चंग का था। जियांग चंग, जिसने कहा तुम कहाँ थे। जियांग चंग का आवाज़ सुनकर विंग को बहुत रिलीफ महसूस हुआ। विंग जियांग चंग की तरफ मुड़ता है और कहता है, जियांग चंग तुम आ गए, चलो घर चलो। जियांग चंग ने विंग को देखा और कहा, हाँ हमें घर तो जाना है। ये कहते हुए जियांग चंग ने विंग को खींचते हुए होटल से बाहर लेकर चला गया और वो लोग घर आ गए। विंग को लगा यहीं पर सब कुछ ख़त्म हो गया था, लेकिन ऐसा नहीं था। उस दिन शाम को घर पर पुलिस आया। विंग इतना डरा हुआ था कि वो कुछ कह नहीं पा रहा था। पुलिस ने जियांग चंग और विंग को इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया था और कहा था कि ये एक मर्डर केस है, होटल में किसी का मर्डर हो गया है। जिसे सुनकर विंग को तो अपने वो कुछ सोच नहीं पा रहा था, इतना ज़्यादा डरा हुआ था वो। उन दोनों को इन्वेस्टिगेशंस के लिए ले जाया गया थाने पर और वहीं पर पुलिस ने एक ब्रेसलेट दिया। जियांग फैमिली के सामने एक ब्रेसलेट रखा जो जियांग चंग का था, जो इस बर्थडे पर मैडम यू ने जियांग चंग को गिफ्ट दिया था। मतलब उसके 18 साल के बर्थडे पर उसे गिफ्ट में मिला था वो ब्रेसलेट, वो था। इससे पूरा शक जियांग चंग के ऊपर चला गया। जियांग चंग उस वक्त डर गया था। विंग को समझ नहीं आ रहा था कि जियांग चंग वो कैसे, वो तो उस रूम में था ही नहीं जिस रूम में विंग ने उस इंसान को मारा था। तो फिर जियांग चंग का ब्रेसलेट उस रूम में कैसे गया, यही विंग समझ नहीं पा रहा था। उसका दिमाग एकदम इन सारे सवालों से भरा हुआ था और डर भी था अलग से। लेकिन तब जियांग चंग रो पड़ा। उसने रोते हुए कहा, नहीं ये मेरा ब्रेसलेट है, बट ये मेरी वजह से वहाँ पर नहीं गया था, मुझे तो पता भी नहीं है। पुलिस ऑफिसर ने अपने आंखों को सिकोड़ लिया और कहा, तो फिर क्या ये ब्रेसलेट अपने आप चलकर वहाँ पर गया है। जियांग चंग ने तुरंत रोते हुए कहा, नहीं ऐसा नहीं है मॉम डैड, मेरा भरोसा कीजिए। पार्टी के दौरान विंग ने मुझसे कहा था कि उसे मेरा ब्रेसलेट बहुत ज़्यादा पसंद आया है,
यह सुनकर विंग हैरानी से जियांग चंग को देखता है। मतलब ये भरोसा करने वाला कोई बात है ही नहीं। बचपन से लेकर आज तक जियांग चंग ने कभी भी उसका मतलब फटा कपड़ा भी विंग को नहीं दिया है, तो फिर इतना महंगा डायमंड का ब्रेसलेट वो विंग को देगा। विंग समझ नहीं पा रहा था कि जियांग चंग ऐसा क्यों कह रहा है। जियांग चंग ने फिर कहा, मेरे भाई को ये ब्रेसलेट बहुत पसंद आया था इंस्पेक्टर, इसलिए मैंने उसे ये ब्रेसलेट दे दिया था। मैडम यू ने जियांग चंग को और बोलने नहीं दिया। वो खुद कहती है, देखिए इंस्पेक्टर, मेरा जियांग चंग वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा बच्चा है, वो कभी भी ऐसे हरकतें नहीं कर सकता है, और ऊपर से क्राइम सीन के बारे में जितना पता चला है वो तो वो नहीं कर सकता है। और उसने कहा ना कि ये ब्रेसलेट उसने अपने भाई को दिया है, तो शायद ये कुछ जानता होगा। ये कहते हुए मैडम यू ने विंग की तरफ देखा। विंग पूरा घबरा गया था। वो इस बारे में सच में नहीं जानता था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि जियांग चंग का ब्रेसलेट उस रूम में पहुंचा कैसे। विंग तब हकला रहा था। इंस्पेक्टर ने विंग की तरफ गौर से देखा और कहा, तो बताओ मुझे, ये ब्रेसलेट उस कमरे में कैसे गया। विंग जो रो पड़ा, उसने कहा, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता, कुछ भी नहीं पता, मैंने ये ब्रेसलेट नहीं लिया था, मेरा भरोसा कीजिए। इंस्पेक्टर ने विंग का भरोसा नहीं किया था। सच में उस वक्त विंग को सीधा जेल में डाल दिया गया था और जियांग फैमिली वहाँ से जियांग चंग को लेकर चले गए थे। लगातार 8 दिन जेल में बिताने के बाद विंग को छोड़ दिया गया था, क्योंकि उस ब्रेसलेट के अलावा और कुछ भी नहीं मिला था और कोई सबूत विंग के खिलाफ वहाँ पर नहीं मिला था। कोई फिंगरप्रिंट भी नहीं मिला था। मतलब हाँ, उस कमरे में बहुत सारे फिंगरप्रिंट्स थे, लेकिन वो होटल स्टाफ के थे जो बहुत नॉर्मल है, और बाकी ना ही जियांग चंग का और ना ही विंग का फिंगरप्रिंट उस होटल रूम में मिला था। इसीलिए कोई सबूत नहीं मिला विंग के खिलाफ और विंग को छोड़ दिया गया। विंग जियांग फैमिली में वापस आया और आने के बाद भी उसे नहीं छोड़ा गया था। मैडम यू ने विंग को बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया था और मारा भी था और कहा था कि तुम इतना ज़्यादा बुरा कैसे हो सकते हो, हमने इतने सालों तक तुम्हें खिलाया पहनाया है और तुम हमारे पूरे परिवार का नाम मिट्टी में मिलाने के लिए पड़े हो, और तुमने मिला भी दिया। इतने दिनों तक जेल में गए, मैं सोसाइटी पे अपना चेहरा भी नहीं दिखा पा रहा हूँ, मुझे इतना ज़्यादा शर्म आ रहा है तुम्हारे जैसे एक यूज़लेस चीज़ को अडॉप्ट करना, और ऊपर से तुम्हारी वजह से हम ही परेशानी में फंस गए। सारी जगह नुकसान बस हमारा ही है, तुम्हारी वजह से आज तक हमारा कोई फ़ायदा हुआ ही नहीं। ये कहते हुए मैडम यू ने विंग को मारा था। विंग को उस दिन बहुत बहुत ज़्यादा दुख महसूस हुआ। उसी दिन उसने ये डिसाइड कर लिया था कि उसे जियांग फैमिली से छुटकारा पाना होगा, उसे इस फैमिली से निकल जाना है। ये सोचकर विंग अपना दिन गुजार रहा था। हाँ, उसने सोचा तो था कि वो जियांग फैमिली से निकल जाएगा, लेकिन तब ना उसके अंदर इतना हिम्मत नहीं था। सच में तब उसके अंदर इतना हिम्मत नहीं था कि वो ऐसे ही जियांग फैमिली से निकल आए, क्योंकि वो था तो एक 18 साल होने वाला बच्चा जिसको सच में इस दुनिया में बस बुराइयां ही दिखा है। इसलिए वो बाहर और बुराइयां देखने जाने का हिम्मत जुटा नहीं पा रहा था। यही वजह है कि विंग चाहते हुए भी निकल नहीं पा रहा था। ऐसे ही लगभग 2 महीने बीत गए थे। 2 महीने बाद विंग एक दिन गिर गया, वो बेहोश हो गया था। खैर, उसके बेहोश होने पर किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ा था, मतलब किसी ने भी डॉक्टर बुलाने के बारे में सोचा नहीं था। लेकिन मैडम यू ने कुछ दिनों से विंग को ऑब्जर्व किया था। विंग सुबह सुबह उल्टी कर रहा था, साथ में उसके चेहरे का रंग भी फीका पड़ा हुआ था, और अब बेहोश होना, ये सब मैडम यू के दिमाग में अलग ही खिचड़ी पका रहा था। इसलिए उन्होंने ना चाहते हुए भी डॉक्टर बुलाया और डॉक्टर ने कंफर्म किया कि विंग प्रेग्नेंट है। इसके बाद तो एक और भूचाल आ गया विंग के ऊपर। मैडम यू ने विंग को मतलब हर वो बुरा शब्द कहा जो इंसान सुन भी नहीं पाएगा, इतना बुरा बुरा शब्द उसके फैमिली को लेकर, उसके मरे हुए माँ बाप को लेकर, विंग को लेकर, उसके इस बच्चे को लेकर। सच में विंग को उस दिन बहुत बहुत गुस्सा आया था मैडम यू पर, और उसने उसी वक्त सबको छोड़ दिया। उसने जियांग फैमिली को छोड़ दिया और वो जियांग फैमिली से निकल आया। हाँ,
इन सारी चीज़ों में एक अच्छा चीज़ जो जियांग फैमिली से विंग को मिला था वो है पैसे। ऐसा नहीं है कि जियांग फैमिली ने विंग को पैसे दिए थे, वो पैसे जो आज तक विंग ने अलग अलग एग्ज़ाम में टॉप करके स्कॉलरशिप के थ्रू पाया था, और उसे मतलब दुनिया के सामने तो वो जियांग चंग बन के पढ़ाई कर रहा था, तो जियांग चंग के नाम से ही विंग का बैंक अकाउंट भी था, उसमें जमा होता गया था। वो अमाउंट बहुत ज़्यादा नहीं होते थे, इसलिए ना ही जियांग फैमिली ने कभी उस पर ध्यान दिया और ना ही जियांग चंग ने, इसलिए वो पैसे जमा पढ़ते गए और विंग के पास एक अच्छा खासा रकम आ गया। विंग ने वो सारे पैसे उठाए और वहाँ से सीधा चाइना छोड़ दिया। हाँ, उसे थोड़ी दिनों के लिए यहाँ वहाँ भटकना पड़ा अपने पासपोर्ट के लिए। जब तक वो 18 साल का नहीं हुआ तब तक उसका पासपोर्ट पहले से बन गया था स्कूल की तरफ से, लेकिन कुछ इम्पोर्टेंट काम बाकी थे जो विंग ने कंप्लीट किया और फिर सीधा चाइना को छोड़ दिया और जापान आ गया और अपनी नई ज़िंदगी को शुरू किया। वो भी बहुत चैलेंजिंग था, लेकिन विंग को बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा ज़िंदगी दिया था जापान ने। विंग तब से लेकर जब तक वो वांगजी से नहीं मिला था तब तक अपने दिमाग में यही सोचता था कि उस दिन जिस मर्डर का बात हो रहा था वो वांगजी का ही था, जिसका नाम विंग नहीं जानता था, और विंग ने ही वो मर्डर किया था। तो विंग अपने आप को गिल्टी महसूस करता था और जियांग फैमिली को ना इस बारे में कुछ दोष नहीं देता था। वो समझता था कि जियांग फैमिली पहले से ही उसका अपना नहीं था, वो लोग बस विंग को इस्तेमाल कर रहे थे, और ऊपर से विंग की वजह से वो इतने बड़े मुसीबत में फंसने वाले थे, और अगर प्रूफ हो जाता कि विंग ने ही मर्डर किया है तो उनका फैमिली भी बीच में घसीटा जाता। इसीलिए उन्होंने विंग के साथ इतना बुरा बर्ताव किया, और प्रेग्नेंट होने के बाद कोई भी एक सिंगल ओमेगा को जो बहुत ही कम उम्र का है और मार्क्ड भी नहीं हुआ है, कोई अल्फ़ा भी नहीं है, ऐसे ओमेगा को कौन ही एक्सेप्ट करेगा प्रेग्नेंट होके। यही सब विंग अपने आप को समझाता था, और वो जियांग फैमिली को कभी भी बुरा नहीं कहता था, लेकिन साथ ही में वो कभी जियांग फैमिली में दोबारा जाने के बारे में सोचता भी नहीं था। उसे एक नई ज़िंदगी मिल चुका था जो बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस से भरा हुआ था। यही हुआ था विंग के साथ, और वांगजी को देखने के बाद उसे धीरे धीरे समझ आया कि ऐसा कुछ नहीं था, बात तो कुछ और ही है, और अब उसे सब कुछ पता है। सब कुछ उस दिन जिसका मर्डर हुआ था वो और कोई नहीं, जियांग चंग का एक बॉयफ्रेंड था जो जियांग चंग से बड़ा था, और उस पार्टी वाले दिन जियांग चंग से मिलने आया था, जियांग चंग के बर्थडे में। विंग के जाने के बाद वो मिलने आया था, इसलिए विंग को उसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता था। विंग को कुछ भी नहीं पता था क्योंकि जियांग चंग विंग को अपने बारे में कुछ बताता नहीं था, और उस वक्त जियांग चंग नशे में था, इसलिए जियांग चंग ने उस इंसान के साथ ऑब्वियसली नाइट स्पेंड किया था, और शायद उसी वक्त उनके बीच कुछ हुआ होगा। तो उस इंसान को जियांग चंग ने मारा था, ना कि विंग ने, इसीलिए जियांग चंग का ब्रेसलेट वहाँ पर था, और जियांग चंग ने कितनी आसानी से विंग को फंसा दिया। विंग ये सब सोचकर ही उसे अब बहुत गुस्सा आता है जियांग फैमिली पर, बहुत ज़्यादा। लेकिन एक सवाल जो उसके दिमाग में आया, उसने और वांगजी ने एक दूसरे की तरफ देखा और उन दोनों ने एक साथ कहा कि जियांग फैमिली ने मुझे अडॉप्ट क्यों किया, और वांगजी ने भी उसी टाइम कहा कि जियांग फैमिली ने तुम्हें अडॉप्ट क्यों किया। मतलब उनका पूरा बिहेवियर अगर चेक किया जाए तो उन्हें एक अडॉप्टेड बच्चे का ज़रूरत नहीं था, ना ही वो इतने दयालु इंसान है कि एक अडॉप्टेड बच्चे को अपने बच्चे की तरह पालेंगे, और ना ही उनका कोई अपना बच्चा नहीं है इसलिए वो अडॉप्टेड बच्चा चाहते हैं। ऐसा नहीं था, उनके पास अपने बच्चे थे और वो अडॉप्टेड बच्चा पालने में भी इंटरेस्टेड नहीं थे, तो फिर उन्होंने तुम्हें अडॉप्ट क्यों किया। विंग ने अपना सर हाँ में हिलाया और कहा नहीं पता, मैं इन सारी चीज़ों को एग्री करता हूँ और मुझे सच में नहीं पता कि उन्होंने ऐसा क्यों किया था। वांगजी ने कुछ देर सोचते हुए कहा, ये सवाल तो मेरे दिमाग में बहुत दिनों से है और सीक्रेटली मैं इस पर इन्वेस्टिगेशन भी करवा रहा हूँ, लेकिन सच बोलूँ तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा और ना ही मुझे कुछ पता चल रहा है। लेकिन विंग, मैं इतना तो कह सकता हूँ कि इनके पीछे कुछ तो है,
कुछ तो ऐसा है जिसलिए जियांग फैमिली ने ना चाहते हुए भी तुम्हें अडॉप्ट किया। वो तुम्हें पसंद नहीं करते, लेकिन फिर भी उन्होंने तुम्हें अडॉप्ट किया, तुम्हें ढूंढा, एक छोटे से अनाथ आश्रम से तुम्हें ढूंढा, जबकि बीजिंग में इतने बड़े बड़े अनाथ आश्रम हैं। तो फिर उन्हें क्या ही ज़रूरत था कि बीजिंग से दूर गांव में एक छोटे से अनाथ आश्रम में जाके एक बच्चे को अडॉप्ट करना और उसके साथ इतना बुरा बर्ताव करना। नहीं, ये सब तो बस ऐसा नहीं है कि उनका मूड हुआ इसलिए उन्होंने तुम्हें अडॉप्ट कर लिया और फिर उनका मूड चेंज हो गया। ऐसा कुछ नहीं है। कुछ ऐसा है जो हमें अभी तक नहीं पता है। वो चीज़ हम लोगों को पता लगाना है। विंग ने अपना सर हाँ में हिलाया और कहा, हाँ, मैं भी चाहूँगा कि मुझे पता चले कि उन्होंने क्यों मेरी ज़िंदगी को बर्बाद कर दिया। अगर मैं अनाथ आश्रम में रहता तो मैं पक्का एक अच्छा लाइफ जीता। वहाँ पर बुली किया जाता है, लेकिन उतना नहीं जितना जियांग फैमिली ने मुझे किया है। उतना टॉर्चर तो नहीं करते जितना जियांग फैमिली ने मुझे किया है, और ना ही मेरे ऊपर कोई इतना गलत और इतना भयानक एलिगेशंस लगा पाता। वांग जी चुपचाप अपना सर हमें हिलाता है। कुछ देर बाद विंग ने वांग जी से पूछा, लंजा, मुझे एक बात बताओगे? वांग जी ने अपना सर हमें हिलाया और कहा, बताओ क्या है? विंग ने वांग जी से पूछा, लंजा, वो उस दिन तुम जिंदा थी, लेकिन कैसे? तुम्हें तो बहुत ज़्यादा चोट लग गया था ना? यह सुनकर वांग जी मुस्कुराता है और कहता है, हाँ, तुमने बहुत ज़ोर से मारा था। मेरा ओमेगा बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग। यह सुनकर विंग ने बस वांग जी को घूर कर देखा। वांग जी जो मुस्कुरा पड़ा। उसने कहा, हाँ, मुझे बहुत ज़्यादा चोट तो लग गया था और मैं बेहोश हो गया था, लेकिन मैं मरा नहीं था। शायद उसके 2 घंटे बाद मेरा असिस्टेंट आ गया था और उसने मुझे वहाँ से हॉस्पिटल लेकर गया। हॉस्पिटल में एक दिन बेहोश रहने के बाद मुझे होश आया था। ये कहते हुए वांग जी विंग को देख रहा था। विंग के चेहरे पर साफ साफ गिल्ट एक्सप्रेशंस थे। विंग ने वांग जी का हाथ पकड़ा और कहा, लंजा, तुम्हें बहुत दर्द हुआ था ना? आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। वांग जी जो मुस्कुरा रहा था, विंग का इतना गिल्ट भरा एक्सप्रेशंस देखकर उसे अच्छा लग रहा था। वांग जी ने अब विंग के सर को सहलाते हुए कहा, डोंट वरी, मैं भी ठीक हूँ, और तुम बस सोचो, अगर वो इंसिडेंट ना होता तो हम दोनों मिल नहीं सकते थे, है ना? हम नहीं मिल पाते, हम शायद एक दूसरे से बहुत दूर रहते। तो हमें बस शुक्र मनाना चाहिए कि हम दोनों एक दूसरे से मिल पाए और वो इंसिडेंट हुआ। विंग ने कुछ देर सोचा और कहा, हाँ, ये बात तो सही है। तो वांग जी ने विंग को खींचकर अपने बाहों में बिठा लिया और कहा, एकदम सही, ये बात एकदम सही है, और मैं खुश हूँ कि वो एक्सीडेंट हुआ, और मैं खुश हूँ कि मेरे ओमेगा का स्ट्रेंथ पावर मैंने पहले ही देख लिया, तो अब मैं बिल्कुल हिम्मत नहीं करूँगा उसे परेशान करने का। यह सुनकर विंग ने मुस्कुरा दिया और मुस्कुराते हुए कहा, बट तुमने मुझे परेशान किया था। वांग जी जो विंग के एक्सप्रेशंस को देखकर हंस पड़ा। विंग ने अपना मुंह फुला लिया। हे एवरीवन, आज का एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं। आई नो आज का एपिसोड छोटा है, छोटा नहीं है, ठीक है, और ना मैं कल आप लोगों के साथ आई कांट लिव विदाउट यू का नेक्स्ट एपिसोड शेयर करूँगा। अभी ना थोड़ा सा मैं बिज़ी हूँ क्योंकि आज नहीं, कल हमारा न्यू ईयर है, मतलब बंगाली न्यू ईयर, इसलिए थोड़ा सा काम है तो मैं शेयर नहीं कर पा रही हूँ उसे। बट कोई नहीं, कल मैं शेयर करूँगी क्योंकि कल बंगाली न्यू ईयर है और न्यू ईयर के दिन पूरा काम करना चाहिए, सुबह उठना चाहिए, पढ़ना चाहिए, हर एक काम करना चाहिए। जो बात हर कोई अपने पेरेंट्स से न्यू ईयर के दिन सुनता रहता है कि न्यू ईयर के दिन बिल्कुल भी आलस मत करो, तो मैं भी सुन रही हूँ अभी, और कल तो मुझे सुनना ही है। तो बाय बाय, कल मिलेंगे।